आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरि जी को प्रणाम करते हुए, उनका स्तवन करते हुए शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वला कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। हम आगे जाएंगे। चरक विमान स्थान रस विमान, इस अध्याय में जो 9वां श्लोक है वो हम देख रहे थे। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभावम् एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य ततो द्रव्य विकारयोः प्रभावतत्वं व्यवस्थित। ये एक सामान्य नियम यहाँ पे दिया गया है। क्या लिखा है? तत्र खलु। तत्र खलु इसका मतलब ऐसा है कि जब हम कोई भी रस, कोई भी द्रव्य लेते हैं, कोई भी विकार लेते हैं, उस टाइम हमें क्या क्या करना है उसके बारे में वर्णन आया है। इसलिए तत्र खलु, इसका मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा प्रसंग आने के बाद, जब ऐसा प्रसंग आएगा तब। कैसा प्रसंग? अनेक रसेषु द्रव्येषु, जब हम कोई भी एक द्रव्य लेंगे तो उस द्रव्य में अगर अनेक रस होंगे तो, या फिर अनेक दोषात्मकेषु विकारेषु, कोई भी एक विकार हमारे सामने आएगा और उसमें अनेक सारे दोष हमें दिखाई देंगे, तो क्या करना है उसके बारे में ये एक सामान्य नियम कहा गया है। क्या लिखा है? रस दोष प्रभावम एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य। रस और दोष के जो प्रभाव होते हैं, मतलब उस द्रव्य में आए हुए अनेक सारे रस, उसके प्रभाव, उन सभी रसों के प्रभाव और व्याधि में आए हुए अनेक जो कोई दोष है, 3 दोषों में जो जो दोष है, उन सभी के एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य, उनके प्रभाव हमें एक एक के जानने हैं। हर एक रस के, हर एक दोष के एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य ततो, फिर उसके बाद हम द्रव्य और विकारयोः प्रभावतत्वं व्यवस्थित, द्रव्य का प्रभाव जान सकते हैं या फिर विकार का प्रभाव जान सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 घटनाएं दी है कि अनेक रसेषु द्रव्येषु रस दोष प्रभावम एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य द्रव्य प्रभावतत्वं व्यवस्थित, ये एक है। दूसरी है अनेक दोषात्मकेषु विकारेषु दोष प्रभावम एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य ततो विकारयोः प्रभावतत्वं विकारस्य प्रभावतत्वं व्यवस्थित। तो इस प्रकार 2 घटनाएं दी है जिसमें हमें क्या करना है उसके बारे में बताया गया है। अभी उसकी हम टीका देखेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा, फिर बाद में उसके कुछ जो उदाहरण है वो हम समझेंगे। अथ कथम तर्हि संसृष्टानां रसानां दोषाणां च प्रभावो नेय इति आह। अभी पहले हमने देखा कि अपरिसंख्येय द्रव्य है, अपरिसंख्येय दोष हो सकते हैं, उनके विकल्प, उनके जो संसर्ग है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उसमें हमें अगर हमें हर एक रस का, हर एक दोष का प्रभाव अगर हमें समझना है तो वो एक एक करके ही समझना चाहिए। लेकिन हर एक द्रव्य में सिर्फ एक ही रस नहीं होता है, अनेक सारे रस होते हैं। अनेक विकारों में सिर्फ एक ही दोष नहीं होता है, अनेक सारे दोष एक साथ आते हैं। तो उस टाइम हमें क्या करना है उसके बारे में ये
वर्णन किया गया है, ऐसे चक्रपाणी दत्त ने कहा है। अथ कथम तरी संसृष्टानां रसानां संसृष्टानां दोषाणां च प्रभावो नेयः, वो प्रभाव हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में वर्णन किया है। तत्र च अनेक रसद्रव्यस्य अनेक दोष विकारस्य च प्रत्येक रस दोष प्रभाव मेलकेन प्रभावं कथयन् रस संसर्ग दोष संसर्गयोः तादृशमेव प्रभावं कथयति, यतो रस दोष संसर्ग प्रभावौ अत्र द्रव्य विकार आश्रयित्वात् रस दोषयोः द्रव्य विकार प्रभावत्वेन उच्यते। तो इतनी बड़ी लाइन दी है, तो एक एक करके हम जाएंगे। तत्र अनेक रस द्रव्यस्य, जहाँ पे अनेक रस वाला द्रव्य होता है, जैसे आंवला है, उसमें अनेक सारे रस है, मधुर है, अम्ल है, लवण छोड़ के पांचों रस आंवले में होते हैं। अनेक रस द्रव्यस्य अनेक दोष विकारस्य, विकार उसमें अनेक प्रकार के दोष होते हैं। अगर हमने ज्वर जैसा विकार लिया तो उसमें वात पित्त कफ तीनों दोष से निर्माण होने वाला, या फिर दो दोष से निर्माण होने वाला, ऐसे अनेक सारे प्रकार उसमें होते हैं। कुष्ठ जैसा अगर लिया तो हमें दोष और दूष्य दोनों का विचार करना पड़ता है। तो क्योंकि कुष्ठ में सप्त दूष्य संग्रह ऐसे दिया है, तो वहां पे हमें दोष और तो उसमें ऐसे अनेक दोष विकारस्य च प्रत्येक रस प्रत्येक दोष प्रभाव मेलकेन, प्रत्येक हर एक रस और हर एक दोष के प्रभाव एक साथ आने से क्या होता है, प्रभावम कथयन रस संसर्ग दोष संसर्ग योः तादृशमेव प्रभावम कथयति। तो रस संसर्ग में, या मतलब दो तीन रस एक साथ आने के बाद, या फिर दो दो तीन दोष एक साथ आने के बाद उनका प्रभाव अगर समान होने वाला है, तादृशम प्रभावम कथयति, यतः रस दोष संसर्ग प्रभावौ अत्र द्रव्य विकार आश्रयित्वात् रस दोषयोः विकार प्रभावत्वेन उच्यते। तो उसी प्रकार प्रभाव हम कह सकते हैं। जैसे रस का अनेक सारे रस एक साथ आने पर उस उन सभी रसों का जो कुछ प्रभाव होगा, या फिर उन सभी दोषों का जो कुछ प्रभाव होगा, वही द्रव्य का या फिर आश्रित दोष जिसमें आश्रित है उस विकार का प्रभाव होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। अनेन न्यायेन साक्षात अनुक्तो अपि एक रस द्रव्य एक दोष विकारयोः प्रभावो असंसृष्ट रसदोष प्रभाव कथनात् उक्त एव नेयः। एकैकश्चेन अभिसमीक्ष्य प्रत्येकम् उक्त रसादि प्रभावेन अनेक रसद्रव्यम् अनेक दोषं च विकारं समुदितं प्रभावम् अभिसमीक्ष्य, ऐसे यहाँ पे लिखा है। उसका मतलब क्या है, अनेन न्याय, मतलब अगर हमने ये न्याय सभी को लगाया कि जैसे रस एक साथ आए हैं, उन सभी रसों के जो जो प्रभाव है वो अगर हमने देखे, तो उसके समान ही उसको अगर हम एडिशन करके जाए, 1 + 1 = 2, तो उनको अगर हम एडिशन करके जाए तो उनका जो कुछ प्रभाव होगा वही प्रभाव पूरे द्रव्य का होगा। या फिर जो दोष एक साथ आए हैं उनके जो कुछ गुण है वो हम 1 + 1 करके जाए तो उसी का प्रभाव दोषों का व्याधि का होगा। ऐसे एकैकस्येन अभिसमीक्ष्य, इसका मतलब ऐसा है, प्रत्येकम उक्त रसादि प्रभावेण अनेक रसद्रव्यम अनेक दोषम च विकारम समुदितम अभिसमीक्ष्य। तो हमें एक एक का विचार करना है और फिर उसके बाद समुदाय का विचार करना है, ऐसा वर्णन किया है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जैसा जैसे द्रव्य में रस है वैसा द्रव्य होगा, वैसा उसका प्रभाव होगा। जैसे
दोष है, जैसे उसके गुण है, वैसे विकार के गुण होंगे। ये हमें यहाँ पे इस श्लोक में समझ में आता है। तो ये श्लोक को हम ऐसे कह सकते हैं कि 1+1 = 2। लेकिन आगे का जो श्लोक है उसका मतलब ऐसा है, न खलु तू, न तू एवं खलु सर्वत्र, लेकिन ये सभी जगह पे नहीं दिखाई देता। हम्म? जैसे पहले इसमें हमें हमने देखा कि सभी रस, जो जो रस आए हैं उन सभी के गुण एक साथ किए और द्रव्य का प्रभाव हमने देखा, तो वो हमें समझ में आया कि जैसे रस है वैसे प्रभाव हमें समझ में आया। जैसे शतावरी है, शतावरी में मधुर तिक्त रस है, वो शीत है, तो वो अम, शरीर में पुष्टि करने का काम करती है। शरीर में तिक्त रस का जो काम होता है, क्या कफ कम करना, वो करती है, लेकिन फिर भी मधुर रस से वो पुष्टि करती है, ऐसे हमें समझ में आता है। लेकिन बाकी जो कुछ द्रव्य होते हैं उसमें सभी जगह पे ऐसे हमें नहीं दिखाई देता है। न तू खलु एवं सर्वत्र, न ही विकृति विषम समवेतानाम, नानात्मकानां परस्परेण च उपहतानाम्, अन्यैश्च विकल्पनैश्च विकल्पितानाम् अवयव प्रभावम् अनुमानेन एव समुदाय प्रभावतत्वम् अध्यवसन्तुं शक्यम्। इसका मतलब है ये कुछ अलग प्रकार के द्रव्य या फिर अलग प्रकार के व्याधि हमें दिखाई देते हैं, जिनमें क्या होता है, न ही विकृति विषम समवेतानाम, मतलब जिसमें द्रव्य विकृति समवेत है, विकृति से एक साथ आए हैं, और विषम समवेतानाम मतलब उनका जो एक साथ आना है वो ही विषम स्वरूप से है। मतलब कुछ रस जो है वो विषम स्वरूप से एक साथ आए हैं, या फिर नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम, या फिर अनेक सारे द्रव्य एक साथ आने के बाद कुछ द्रव्य तैयार हुआ है, या फिर अनेक सारे रस एक साथ आने के बाद जो रस तैयार हुआ है। और वो उसके जो कुछ रस वीर्य विपाक है वो एक दूसरे का उपहनन करते हैं। अने नानात्मकानाम परस्परेण च उपहतानाम, या फिर अन्यैश्च विकल्पनैः विकल्पितानाम, अन्य अन्य विकल्प के द्वारा वो विकल्पित हुए हैं। मतलब किसी का स्वरस निकालने के बाद कुछ अलग वो उसका गुण कुछ बदल गया है, या फिर किसी का काढ़ा करने के बाद उसका गुण बदल गया है, या फिर किसी की भावना देने के बाद उसका गुण बदल गया है, या फिर किसी द्रव्य को भर्जन करने के बाद उसका गुण बदल गया है। तो ऐसे अन्यैश्च विकल्पनैः विकल्पितानाम, ये तीन हेतु है जिसके कारण अवयव प्रभाव अनुमानेन एव, अवयव के जो प्रभाव होते हैं उसका अगर हमने कुछ अनुमान किया तो उसके द्वारा समुदाय प्रभाव तत्वम अध्यवसातुम न शक्यम, वो जो ऊपर का न है वो यहाँ पे लगाना है, न ही वो न ही जो है वो यहाँ पे हमें लगाना है। अगर हमने अवयव का प्रभाव कुछ समझा, या फिर अवयव का प्रभाव से हमें समझा कि ये द्रव्य मधुर मधुर शीत है, लेकिन फिर भी समुदाय के प्रभाव से वो कुछ अलग काम करते होंगे। मधुर मधुर होते भी वो शरीर में कुछ अलग पुष्टि न करते हुए कुछ लेखन करना, या फिर कुछ शरीर में विकृति निर्माण करना, ऐसे काम करते हैं। जैसे विष है, जैसे कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले द्रव्य है, ऐसे जो द्रव्य होते हैं वो इस प्रकार से शरीर में काम करते हैं, जिनको हम विकृति विषम समवाय ऐसे कहते हैं। वो द्रव्य हम और भी देखेंगे नीचे, जब चक्रपाणी की टीका देखेंगे तो
हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसमें भी कुछ द्रव्यों का वर्णन किया है, लेकिन और कुछ जो द्रव्य है वो हम बाद में देखेंगे। एक मिनट। चक्रपाणी दत्त क्या कहते हैं? अयम च रस दोष प्रभाव द्वारा द्रव्य विकार प्रभाव निश्चयो न सर्वत्र द्रव्ये विकारे च इति आह। मतलब पहला जो श्लोक दिया है, तत्र खलु रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु, जो 9वां श्लोक दिया है, उसमें कहा है कि रस और दोष के प्रभाव के द्वारा द्रव्य और विकार का प्रभाव हम जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कहा है, मतलब 1+1=2, ये हमने पहले इसमें देखा, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। 1+1 में भी 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे होता है या फिर ऐसे क्यों हमें दिखाई देता है, उसके बारे में वर्णन इस श्लोक में आया है। न तु खलु सर्वत्र इति अत्र एव हेतुम आह, उसके लिए हेतु दिए हैं। न हि इत्यादिना अध्यवसातुं शक्यम इति अंतेन। न ही, ये हमें आगे लगाना है। अध्यवसातुं शक्यम, यहाँ पे हमें लगाना है, इसलिए लिखा है न ही इत्यादिना। इत्यादि का उपयोग हमें अध्यवसातुं शक्यम इति अंतेन, अंत में करना है। विकृति विषम समवेतानाम इति विकृति समवेतानाम तथा विषम समवेतानाम च इति विकृति विषम समवेतानाम। विकृति समवेतानाम तथा विषम समवेतानाम इति विकृति विषम समवेतानाम। समवेतानाम इति मिलितानाम। समवेत मतलब मिलित होना। कौन मिलित होना? रसानाम दोषाणाम च। इसका मतलब रस और दोष नहीं, अनेक सारे रसों का एक साथ होना, अनेक सारे दोषों का एक साथ होना, उसे रसानाम च दोषाणाम च ऐसे कहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रस और दोष एक साथ होते हैं। समवेतानाम इति रसानाम मिलितानाम दोषाणाम मिलितानाम च। तो अनेक सारे रस एक साथ हो गए हैं या फिर अनेक सारे दोष एक साथ हो गए हैं। तत्र रसस्य विकृति समवायो यथा। अभी पहले विकृति समवाय का वर्णन किया है, फिर विषम समवाय का वर्णन किया है। विकृति समवायो यथा मधुरे तंडुलीयके। तंडुलीयक नाम का जो द्रव्य है वो मधुर है। मधुरो ही प्रकृत्या स्नेह वृक्ष वृक्षत्वादिकरः। तो अगर वो मधुर रस का है तो उसको उसमें स्नेहन करना चाहिए या फिर वृक्षत्व होना चाहिए, वो द्रव्य वृक्ष होना चाहिए। तंडुलीयके तु विकृति समवेतत्वम तत्वेन तद न करोति। लेकिन तंडुलीयक ऐसे नहीं करता है। वो क्या होता है, विकृति समवेत होने के कारण वह शरीर में स्नेहन नहीं करता है या फिर वृक्षत्व नहीं करता है। ये विकृति समवेत का एक उदाहरण उन्होंने दिया। तंडुलियक नाम का एक द्रव्य है जो मधुर रस का है। तो हमें मधुर रस हम कैसे समझते हैं, या फिर वो वृक्ष होता है। लेकिन तंडुलियक वैसे नहीं है। वो विकृति समवेत होने के कारण वह स्नेहन या फिर वृक्षत्व नहीं करता है। वो उसके विपरीत गुण का होता है। वो शरीर में विपरीत कार्य करता है। उसी प्रकार विषम समवेतास्तु तिले। तिल में विषम समवाय है किसका? कषाय कटु तिक्त मधुरा। हाँ, कषाय कटु तिक्त और मधुर, ये चार जो रस है उनका विषम समवाय हो गया है। यदि हिमे रसहा, अभी इसमें तिक्त कषाय और मधुर ये सभी
हिम मतलब शीत रस है। ज्यादातर शीतता उत्पन्न करने वाले या फिर शीत वीर्य वाले रस है। यदि हिमे रसः समया मात्रया समवेतः, सम प्रमाण से वो समवेत है, सम प्रमाण से वो एक साथ आए हैं, समवेताः स्युः, ततः तिलो अपि पित्त श्लेष्महर त्रिदोषहरो वा स्यात्। अगर ऐसे होता तो तिल कैसे होता? पित्त श्लेष्म हर, पित्त और श्लेष्म कम कम करने वाला, और त्रिदोष हर होता, त्रिदोष हर त्रिदोष हरत्व, त्रिदोष कम करने वाला होता। लेकिन तिल कैसा है? पित्त कफ कराहा तू अयम, लेकिन वो पित्त कफ कर है, क्योंकि इसमें जो रस है वो विषम स्वरूप से समवेत है, विषम स्वरूप से वो एक साथ आए हैं। तेन अत्र रसानां क्वचित् कर्तृत्वम् अकर्तृत्वं च क्वचित् इति वैषम्यम उन्नीयते। तो यहाँ पे रस रसों का कभी कर्तृत्व दिखाई देता है, कभी कर्तृत्व दिखाई नहीं देता है। तो कुछ कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनमें रसों का कर्तृत्व अगर दिखाई दिया तो ये जो गुण है वो हमें समझ में आते हैं कि वो वैसे ही तिक्त रस है, मधुर रस है, शीत है, तो वो शरीर में पित्त श्लेष्महर होगा, ये हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ द्रव्यों में वो जो रस है वो कार्य कर्तृत्व नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो बलवान रस है, जिस जिन रसों के गुण बलवान है, वही रस यहाँ पे काम करते हैं। इसका मतलब है कटु रस अधिक मात्रा में काम करता है, इसलिए पित्त कफ कर ऐसे काम हो जाता है। क्योंकि कटु रस ज्यादा कर्तृत्ववान है। तो इस प्रकार ये विषम समवेत है, मतलब द्रव्य हमें जैसे दिखाई देता है, उसके रस जैसे दिखाई देता है, उस प्रकार से शरीर में कार्य नहीं दिखाई देता है। तो ये विषम समवेत है। आगे अभी ये इसके लिए तीन हेतु दिए हैं। सॉरी, ये पहला हेतु है विकृति समवेत और विषम समवेत, ये पहला हेतु है। विकृति विषम समवेता नाम, ये पहला हेतु है। दूसरा हेतु है नानात्मका नाम, नानात्मका नाम इत्यादि हेतु त्रयम तु विकृति समवाय विषम समवाय हो, नहीं, सॉरी, ये द्रव्यों के अलग अलग प्रकार दिए हैं, विकृति समवाय और विषम समवाय। ये अलग अलग प्रकार से द्रव्यों में समवाय कैसे होता है उसके बारे में वर्णन किया है। फिर इसके बाद तीन हेतु दिए हैं, नानात्मका नाम, परस्परेण च उपहता नाम, और अन्यश्च विकल्पन ही विकल्पिता नाम। ऐसे तीन प्रकार के हेतु दिए हैं। तो पहला हेतु है नानात्मका नाम, नानात्मकानाम इत्यादि हेतु त्रयम तु विकृति समवाय विषम समवाय यो हो उपलंबकम। तो ये हमें समझ में आता है कि ये विकृति समवाय या फिर विषम समवाय क्यों कैसे हो गया है, ये बताने वाले ये तीन हेतु होते हैं। तेन नानात्मकत्वादिभिः विकृति समवाय विषम समवायौ भवतः। तो ये जो द्रव्य होते हैं, जो विकृति समवाय विषम समवाय होते हैं, वो नानात्मक इत्यादि हेतुओं के कारण होते हैं। तेन नानात्मकत्वादि भी, ये साधन है, ये हेतु है किसका? विकृति समवाय विषम समवाय भवतः, कि द्रव्य विकृति समवाय या फिर विषम समवाय प्रकार से हमें मिलते हैं, ये उसके हेतु है। नानात्मकानाम इति नाना रूप हेतु जनितानाम, नानात्मक इसका मतलब है नाना रूप हेतु उसमें होते हैं। तेन हेतु भेद बलाद एव रस दोषयोः विकृतो विषमो वा मेलको भवति इति अर्थः। इसका अर्थ है उसके जो विकृति समवाय या फिर विषम समवाय होने के नानात्मक रूप होते हैं। तो मतलब किसी भी द्रव्य में रस वीर्य विपाक
अलग अलग प्रकार के होना, यही नानात्मक हेतु है द्रव्य के लिए। या फिर रस के अलग अलग रूप होना, सॉरी, दोषों के अलग अलग रूप होना, ये उसके जो हेतु है, मतलब दोष निर्मिति के जो हेतु है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई आहार का हेतु होता है, कोई विहार का हेतु होता है, कोई मानसिक हेतु होता है। तो ये अलग अलग रूप से होते हैं, उसके कारण दोष अलग विषम प्रकार से उनका मिलन होता है। तो नानात्मकानामिति नाना रूप हेतु जनिता, क्योंकि नाना रूप के हेतुओं से वो निर्माण हुए हैं। तेन हेतु भेद बलात्, हेतु के भेद अलग अलग होने के कारण उसके बल अलग अलग होते हैं। इसलिए रस और दोषों में विकृति तथा विषम मेलको भवति। विकृति तथा विषम सम्मेलन, विषम समवाय हमें दिखाई देता है। ये एक अर्थ है नानात्मक का। नानात्मक का भी दूसरा अर्थ दिया है, नानात्मकानामिति नाना प्रमाणानम। नाना प्रमाण के द्वारा, मतलब एक है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी। तो एक है हेतु, क्वालिटी नहीं, वहां पे हेतु ही है, अलग अलग हेतु है उनके मिलने के। और एक है क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी से वो मिलते हैं। तो अलग मतलब मधुर अम्ल लवण, ये रस जब एक साथ आते हैं तो वो अगर अलग अलग क्वांटिटी से आ गए तो उसके गुण अलग हमें दिखाई देते हैं। तो ये नानात्मकानाम इति नाना प्रमाणानाम। एवं च नाना प्रमाणत्वम विषम समवाय हेतु, ये ज्यादातर विषम समवाय का हेतु है। तो यहाँ पे विकृति समवाय एक है और विषम समवाय एक है। तो ये नानात्मक हेतु दो प्रकार से काम करता है। पहले वो विकृति समवाय और विषम समवाय दोनों के लिए हेतु हो सकता है, क्योंकि नानात्मक मतलब नाना रूप हेतु उनके होने के कारण उनके विकृति समवाय भी हो सकते हैं, विषम समवाय भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नानात्मक मतलब नाना प्रमाण सिर्फ हमने लिया तो वो सिर्फ विषम समवाय हो सकता है। मतलब विषम समवाय से वो जो रस है वो एक साथ आए हैं, या फिर दोष है वो एक साथ आए हैं, ऐसे समझ में आता है। ये पहला हेतु है। दूसरा हेतु है परस्परेण, परस्परेण च उपहता नाम। इसका मतलब है अन्योन्य उपघात उपघातीत गुणानाम। इसका मतलब है एक दूसरे के गुणों को उपघात करने वाले। परस्परेण च उपहतानाम इति अन्योन्य उपघातीत गुणानाम, एक दूसरे के गुणों को उपघात करने वाले। परस्परेण उपघात, परस्पर गुण उपघात घातस्तु यद्यपि दोषाणाम प्रायो नास्ति। ज्यादातर दोषों में परस्पर गुणों का उपहनन करना ये नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर शरीर में वात के गुण ज्यादा बढ़ गए हैं और वात बढ़ा है, तो और थोड़े दिनों के बाद हमें समझ में आता है कि नहीं, अभी कफ बढ़ा है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो दोष वात को कम करता है। कफ दोष कभी भी वात को नहीं कम करता, या फिर कफ दोष बढ़ने के कारण पित्त कभी भी कम नहीं होता। जब हम शरीर में वात के गुणों का सेवन करते हैं तभी वात के गुण शरीर में बढ़ते हैं, ना कि कफ दोष बढ़ने के कारण वात कम होता है। जब हम कफ के गुणों का आधिक्य से सेवन करते हैं तभी कफ दोष शरीर में ज्यादा बढ़ता है। ऐसे कभी नहीं होता है कि कफ दोष बढ़ने के कारण वात कम हो गया है। वात के गुण अपने आप वो स्वभाव परम वात से कम होते हैं। जब कफ के गुण शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तब वात के गुण स्वभाव परम वात से कम होते हैं, ना कि कफ के गुण से कम होते हैं या फिर कफ बढ़ने से कम होते हैं। उसी प्रकार, या फिर
पित्त अगर शरीर में बढ़ा है और कुछ दिनों के बाद हमने कफ के गुणों का सेवन अधिक का मतलब स्निग्ध, शीत, इन गुणों का सेवन अधिक मात्रा में किया, तो क्या होगा? कफ दोष बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ क्या होगा? जो स्नेह वगैरह जो गुण है, उसकी वजह से जो पित्त के विपरीत है, उन गुणों की वजह से पित्त कम होगा, ना कि कफ की वजह से। मतलब अभी शरीर में कफ बढ़ा है इसलिए पित्त कम हो गया, ऐसे हम नहीं कह सकते। या फिर शरीर में कफ बढ़ गया और वात कम हो गया, ऐसे नहीं कह सकते। ये सिर्फ दोषों के बारे में है कि वो एक दूसरे का उपघात बिल्कुल नहीं करते हैं। शरीर में कफ गुण अपने हेतुओं से बढ़ता है, शरीर में पित्त अपने हेतुओं से बढ़ता है, वात अपने हेतुओं से बढ़ता है। लेकिन कम होता है वो एक तो स्वभाव परमवाद से कम होता है, या फिर विपरीत गुण का सेवन करने के बाद कम होता है, ना कि दूसरा दोष बढ़ने के बाद कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है परस्पर उपघातस्तु, परस्पर गुण उपघातस्तु यद्यपि दोषाणाम प्रायो नास्ति। दोषों में परस्पर उपघात करना ये कभी नहीं होता है। तथा अपि अदृष्ट वशात क्वचित भवति इति ज्ञेयम्। ये अदृष्ट वश से कभी कभी होता है, ऐसे क्यों लिखा है? तो मैंने अभी जो कहा वही, कि अगर हमने पहले वात के गुणों का सेवन किया, लघु, रुक्ष, शीत, ऐसे गुणों का हमने बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया, तो वात हमारे शरीर में बढ़ गया है, कुछ काल तक वात बढ़ा है, ऐसे हमें समझ में आता है। कुछ संधिवात हो गया है, या फिर पृष्ठ शूल हो गया है, ये अभी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो गया है, शरीर में कफ बढ़ना शुरू हो गया है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि उसने उस काल में मतलब जिस काल के बाद वो कफ बढ़ना शुरू हो गया है, उस काल में कौन से द्रव्यों का सेवन किया है? स्निग्ध, गुरु, ऐसे द्रव्यों का अगर सेवन किया है, तो ये स्निग्ध गुरु द्रव्य वात के विपरीत होने के कारण शायद उसका जो कुछ संधिवात है या फिर जो कुछ पृष्ठ शूल है वो कम होता होगा, कम हुआ होगा। ये अदृष्टवश है, ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कम हुआ। हमें लगता है कफ बढ़ गया इसलिए वात कम हो गया, नहीं। गुण बढ़ने के कारण, उसके गुणों का सेवन करने के कारण वो कम हो गया है, ना कि कफ बढ़ने के कारण हो गया है। लेकिन उसका व्यपदेश हो सकता है ऐसे कि कफ बढ़ा है तो अभी वात कम हो गया। ये व्यपदेश किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये अदृष्ट वश से हमें दिखाई देता है कि अरे अभी कफ बढ़ने लगा है, तो वात के जो गुण है, लघु, रुक्ष, शीत, ये कम हो गए हैं। कोई पेशेंट बहुत कृश होता है पहले, जब वो बाल्यावस्था में होता है, वो बहुत कृश होता है। अभी धीरे 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 वो जब 30 एज का हो जाता है, या फिर 30 साल 40 साल का हो जाता है, तो धष्ट पुष्ट होने लगता है। तो इसका कारण क्या है? प्रकृति नहीं बदल गई है। प्रकृति, इसका मतलब प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक देह प्रकृति और एक दोष प्रकृति। उसकी दोष प्रकृति बदल गई है यहाँ पे। और उसने उस काल में कौन से आहार का सेवन किया है? अगर वो स्निग्ध है, गुरु है, शीत है, मंद है, तो वो उसके कारण उसका शरीर ज्यादा बढ़ गया है। और स्थूलता आ गई है। जो कृशता, पहले बात हमें लगता है कि बात की प्रकृति बदल गई है और अभी कफ हो गया है, कफ की प्रकृति हो गई, नहीं। प्रकृति मतलब दोषों की प्रकृति बदल गई है। शरीर का जो देह प्रकृति है वो वैसे ही रह जाएगी, लेकिन जो दोषों की प्रकृति है वो जरूर बदल गई है। जो दोष पहले शरीर में थे वो बदलते हुए अभी कफ दोष शरीर में आने लगा है। तो ये अदृष्टवश से हमें दिखाई देता है, और तभी हमें लगता है नहीं, ये जो बात था वो कम हो गया क्योंकि कफ बढ़ गया, नहीं।
कफ के गुणों का आपने सेवन किया, इसलिए कफ शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इसका कारण इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो वात उसके कारण कम हो गया है, वो उन गुणों के कारण कम हो गया है, ना कि कफ दोष बढ़ने के कारण कम हो गया है। हाँ, ये दोषों के बारे में है। रसानां तु प्राबल्येन अन्योन्य उपघातो भवति एव। लेकिन रस के बारे में ऐसा नहीं है, रस एक दूसरे का उपघात करते हैं। जैसे मधुर रस अगर हमने अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो कफ बढ़ा देगा, या फिर मधुर रस से कटु रस ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये हमें दिखाई देता है जब हम कोई भी पाक कल्पना करते हैं, तो उसमें अगर हमें अगर हमने कटु रस डाला है, तिक्त रस डाला है, कटु रस डाला है और मधुर रस डाला है, और अगर लवण कम हो गया तो हमें समझ में आता है कि हमें बाकी के रस भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा लवण बढ़ाने के बाद मधुर और मधुर और कटु रस का हमें मधुर और कटु रस हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। या फिर अगर कोई कटु रस किसी अगर पदार्थ में बहुत कटु रस हो गया है और हमें वो पसंद नहीं है इतना सारा कटु रस, तो हम उसमें अगर थोड़ा चीनी डाल दे तो वो कटु रस कम हो जाता है, उसका जो प्रबलता है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो हम वो द्रव्य खा सकते हैं। या फिर अगर हमने कोई भी कटु रस का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया, मिर्ची का अगर हमने सेवन किया ज्यादा, तो और हमें वो बहुत तीखा लगा है, तो हम उस पर पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मधुर रस का जो पानी है वो उस कटु रस का उपघात करते हुए शरीर में शीतता और शरीर में जो कटु रस से जो तीक्ष्णता हुई है, उष्णता हुई है, वो उष्णता कम कर देता है। तो ये रस एक दूसरे का उपघात जरूर करते हैं, लेकिन दोष बिल्कुल नहीं करते हैं। ये परस्परेण उपहता नाम इसका अर्थ है। तो परस्पर उपहत दोषों का नहीं होता है, फिर भी वो अदृष्टवश से लिया गया है, क्योंकि गुणों के कारण वो होता है, ये हमें समझ में आया है। और रस तो एक दूसरे को उपहार करते ही है। आगे है अन्यैश्च विकल्पनैश्च, इति अन्यैश्च भेदकैः। तो अन्यैश्च विकल्पनै ये तीसरा हेतु है जिसके कारण विषम विकृति समवेत या फिर विषम समवेत होता है। अन्यैश्च विकल्पनैः इति अन्यैश्च भेदकैः। तत्र रसस्य भेदकाः स्वरस कल्कादयाः। तो स्वरस और कल्क अलग अलग प्रकार का हम मतलब आंवले का अगर रस निकाला तो शायद वो अलग लगेगा, वो सिर्फ तोड़ के खाया तो वो अलग लगेगा, उसका कल्क किया तो वो शायद अलग लगेगा, ऐसे। तो अलग अलग द्रव्य जो है वो उसके भेद या फिर उसके उसकी अलग अलग विकल्पनाएं अगर हमने की तो उनके गुण अलग अलग होते हैं। एकस्य एव हि द्रव्यस्य कल्पना विशेषेण गुणांतराणि भवन्ति। एक ही द्रव्य के अलग अलग कल्पना विशेष करने के बाद अलग अलग गुणांतर होते हैं। दोषस्य तु दुष्यांतराणि एव गुणांतर योगात भेदकानि भवन्ति। दोष के अलग अलग दूषों के साथ वो एक साथ आने के बाद गुणांतर हो सकते हैं। दोषस्य तु दूष्य अंतराणी एव, किस दूष्य में वो जा रहे हैं उसके हिसाब से गुणांतर योगा, उसके गुण बदल जाने के बाद अनेक सारे भेद हो सकते हैं। तो पित्त अगर त्वचा में गया तो ज्वर उत्पन्न करेगा, पित्त अगर त्वचा के कोई एक ही प्रदेश में गया तो वो पित्त शरीर में शीत पित्त जैसे करेगा, या फिर पित्त अगर से त्वचा में भी किसी भी एक ही प्रदेश में गया तो वो त्वचा विकृति करेगा।
वात अगर संधि में गया तो संधिवात करेगा, वात अगर महास्रोतस में रह गया तो वो गुल्म करेगा, वात अगर मूत्र में गया तो वो मूत्र कृष्ण करेगा, कफ अगर मूत्र में गया तो वो प्रमेह करेगा। तो इस प्रकार से दूष्य के अलग अलग होने के कारण गुणांतर हो सकते हैं, दोषों के गुणांतर हो सकते हैं। यदुक्तम स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतश्चैव विकारान् कुरुते बहुन। वही दोष जो कुपित हो गया है वो समुत्थान विशेष के कारण, मतलब उसके अलग अलग हेतुओं के कारण और स्थानांतरगत अलग अलग स्थानांतर के कारण अलग अलग विकारों की उत्पत्ति करता है। विकारान् कुरुते बहुन। अस्मिन् व्याख्याने रसानां दोषाणां च उत्कर्ष अपकर्षतो विषम समवायः पृथगुच्यते स न युज्यते यतो विषम समवाये अपि उत्कृष्टरसस्य तथा दोषस्य च उत्कृष्टो गुणाः अपकृष्टस्य च अपकृष्टगुणाः भवन्ति इति इति कृत्वा अवयव भाव अनुमानेन एव समुदाय भाव अनुमानम शक्यम। तो इस व्याख्यान में अस्मिन व्याख्याने रसानां दोषाणां च रस और दोषों का उत्कर्ष और अपकर्ष कृत समवाय अलग अलग बताया गया है। उत्कर्ष अपकर्ष कृतो विषम समवायः पृथक उच्यते। विषम समवाय समवाय अगर हमने लिया उत्कर्ष और अपकर्ष कृतो विषम समवायः पृथक उच्यते। उत्कर्ष और अपकर्ष कृत जो कुछ विषम समवाय हो जाता है वो बताया गया है। स न युज्यते वो यहाँ पे हमें नहीं लेना है। यह तो विषम समवाये अपि उत्कृष्टस्य रसस्य, विषम समवाय में भी जो उत्कृष्ट रस है तथा दोषस्य च उत्कृष्टो गुणः, दोष का जो उत्कृष्ट गुण है, अपकृष्टस्य च अपकृष्ट गुणाः भवन्ति इति कृत्वा। इसमें भी मतलब ये जो विकृति समवाय या फिर विषम समवाय है उसमें जो विषम समवाय है उसमें अगर हमने उत्कृष्ट और अपकृष्ट ऐसे रस और दोषों का अगर हमने यहाँ पे विचार किया तो वो भी हम समुदाय प्रभाव जान सकते हैं उसका भी, कि चलो कोई एक द्रव्य है उसमें हमने देखा है कि इसका इसका ये रस बढ़ा है, मधुर रस ज्यादा मात्रा में है, तो इसलिए समुदाय का प्रभाव है कि शरीर में पुष्टि करना, ये हमें समझ में आता है। या फिर कटु रस ज्यादा मात्रा में है तो इसलिए वो शरीर में उष्ण गुण निर्माण कर रहा है, शरीर में उष्णता तीक्ष्णता निर्माण कर रहा है, यह हमें समझ में आता है। या फिर वो द्रव्य उष्ण है वो हमें समझ में आता है। ये समुदाय प्रभाव हम जान सकते हैं, इसलिए ऐसे लिखा है इति कृत्वा। अगर ऐसे है उत्कृष्ट और अपकृष्ट गुण हम समझ रहे हैं तो इति कृत्वा अवयव व प्रभाव अनुमानेन एव, अवयव का प्रभाव जानने के बाद समुदाय प्रभाव अनुमानम शक्यम, समुदाय का प्रभाव अनुमान से हम जान सकते हैं। अथ उच्यते विषम मेलके रसस्य दोषस्य च न तो एव गुणाः उत्कृष्टाः अपकृष्टा वा भवन्ति किंतु गुणांतरम एव भवति। तो हमें वैसे नहीं, यहाँ पे जो लिखा है विकृति समवेत या फिर विषम समवेत वो हमें वैसे नहीं जानना है। यहाँ पे उत्कृष्ट गुण कोई भी हो अपकृष्ट गुण कोई भी हो उससे गुणांतरधान होता है, गुणांतरम एव भवति। हंत तरीहि विकृत एव अयम समवायो विसदृश्य कार्य कारणत्वात्, इसलिए हम उसका कारण ही नहीं जान सकते। जैसे इडियोपैथिक ऐसे बताया जाता है, कोई भी अगर हेतु हमें समझ में नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि इडियोपैथिक है, तो इसका हेतु ही समझ में नहीं आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो रस एक साथ आए हैं
या फिर जो दोष आए हैं वो उत्कृष्ट हो या अपकृष्ट हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। जो कुछ गुणांतरम हुए हैं उससे प्रभाव की निर्मिति हुई है। तो विसदृश कार्य कारणत्वात् हम मतलब उनका जो समवाय हुआ है वो विसदृश हो गया है। इसलिए हम उसका जो ये है उसका जो अम, हेतु है वो न जानने के कारण हम उसका प्रभाव, उस द्रव्य का प्रभाव योग्य तरीके से नहीं जान सकते हैं। तदेव दूषण दर्शनात् अन्यथा व्याख्यायते। इसलिए दूषण दर्शन मतलब हमें अगर उसमें देखना है तो अन्य प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। यत् द्विविधो मेलको भवति रसानां दोषाणां च प्रकृति अनुगुणः प्रकृति अननुगुणः च। तो अ, ये दो प्रकार के दूषण हमें दिखाई देते हैं। मतलब एक तो गुण का उत्कृष्ट होना, अपकृष्ट होना, जिससे हमें समझ में आता है कि प्रभाव क्या है। हम्म, इसे हम प्रकृति अनुगुण कह सकते हैं। विविधो मेलको भवति रसानां दोषाणां च प्रकृति अनुगुणः। प्रकृति अनुगुण है मतलब जो रस है उसके प्रकार उसकी प्रकृति है और उसके उसी प्रकार उसका प्रभाव है। दूसरा है प्रकृति अननुगुणाः। दूसरा प्रकार है प्रकृति अननुगुणाः, मतलब जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसके विपरीत कुछ दिखाई देता है, उसके विपरीत प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। तत्र यो मीलितानां प्राकृत गुणानां उपमर्देन मेलको भवति स प्रकृति समवाय शब्देन उच्यते। यत्र तत्र यो मीलितानां प्राकृतगुणानाम् उपमर्देन मेलको भवति स प्रकृति समवाय शब्देन उच्यते। तो इसका मतलब ऐसा है, जो रस एक साथ आए हैं उसके स्वभाव के हिसाब से प्राकृत गुणों का उपमर्दन न करते हुए, अनुपमर्देन उपमर्दन न करते हुए जो मिलन वहां पे दिखाई देता है और उसी प्रकार वही द्रव्य उसका उसके गुण हमें दिखाई देते हैं, वो द्रव्य प्रकृति समवाय से अपने रूप दिखा रहा है, ऐसे हम मान सकते हैं। यस्तु प्राकृत गुण उपमर्देन भवति स विकृति समवायो अभिधीयते। और जिस द्रव्य में ये जो प्राकृत गुण है, मतलब जिस द्रव्य में जो कुछ रस एक साथ आए हैं वो रस अपने गुणों को उपमर्दन करते हुए कुछ विकृति दिखाई देती है, विकृत समवेत दिखाई देता है, उसे विकृति विषम समवाय कहा जा सकता है। हम्म? या फिर दोषों का भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं। तत्र यो मीलितानां दोषाणां प्राकृत गुणेन प्राकृत गुण अनुपमर्देन अगर दोष एक साथ जो तीन दोष एक साथ आए हैं लेकिन वो एक दूसरे का उपमर्दन न करते हुए एक साथ मिलते हैं, तो वो जो व्याधि होता है उसकी प्रकृति हम समझ सकते हैं। हम्म? उसे प्रकृति समवाय हम कह सकते हैं कि हेतु पित्त के है, लक्षण पित्त के है, और हमें जो ये है व्याधि है वो पित्त के सभी स्वरूप का या फिर व्याधि जो है वो पित्त का हमें दिखाई देता है, ये प्रकृति समवाय है। हम्म? लेकिन प्राकृत गुण उपमर्देन अगर वो एक साथ आए तो उसे हम विकृति विषम समवाय कह सकते हैं। इसमें क्या है कि हेतु एक है, हेतु पित्त के है, लक्षण पित्त के है, लेकिन सॉरी हेतु पित्त के है और लक्षण दूसरे ही रोग के दूसरे ही दोष के दिखाई दे रहे हैं, ये विकृति विषम समवाय है। हाँ, चिकित्सा भी कुछ अलग ही करनी पड़ती है, ये विकृति विषम समवाय है, ये उस रोग का प्रभाव हम मान सकते हैं।
विकृति विषम समवाय हम प्रभाव के स्वरूप से जान सकते हैं। किसी एक ने मुझे पूछा था, एक मिनट, विकृति विषम समवाय और परतंत्र दोष ये अलग अलग है क्या? हाँ, प्रश्न था कि विकृति विषम समवाय और परतंत्र दोष, पारतंत्र्य दोषों का पारतंत्र्य ये अलग अलग है क्या? तो परतंत्र दोष या फिर परतंत्र व्याधि ये हम कब कह सकते हैं? जब हेतु हेतु कुछ किसी एक दोष के हो, लक्षण किसी एक दोष का हो, लेकिन चिकित्सा कुछ अलग ही करनी पड़ती है। हमें हेतु कफ के दिखाई देते हैं, लक्षण समझो पित्त का दिखाई देता है और चिकित्सा कुछ अलग ही करनी पड़ती है। इसमें चिकित्सा हमें कफ की करनी पड़ती है। शीत पित्त ये एक रोग है जिसमें हेतु कफ के होते हैं और लक्षण हमें पित्त के दिखाई देते हैं। शरीर पर, पूरे शरीर पर जो पित्त दिखाई देता है उसमें भी शरीर पर ये पित्त के जो पित्त के समान, रक्त वर्ण के समान हमें ग्रंथियां दिखाई देती है, लेकिन जो हेतु होता है, जब हम हेतु लेते हैं वो पूरे शीत गुण के, गुरु गुण के, स्निग्ध गुण के ऐसे होते हैं। तो वहां पे हमें चिकित्सा कफ की करनी पड़ती है। तो ये विकृति विषम समवाय है। लेकिन सॉरी ये परतंत्र व्याधि है। इसे परतंत्र व्याधि कहा जा सकता है। ये विकृति विषम समवाय नहीं है। विकृति विषम समवाय क्या है? विष लिया और मृत्यु आ गया, ये उसका प्रभाव है। तो कोई भी अगर रोग है जिसमें उसका अगर कुछ प्रभाव हमें विकृत स्वरूप से हमें दिखाई देता है तो वो विकृति विषम समवाय है। सभी जो विष है वो तिक्त गुण के होते हैं, तिक्त इसके होते हैं, तिक्त रस के होते हैं। तो तिक्त रस, सभी तिक्त रस क्या फेटल होते हैं क्या? नहीं। लेकिन विष जो होता है वो शरीर में मृत्यु ला सकता है, ये उसका प्रभाव है। ये विकृति विषम समवाय के कारण हो सकता है। या फिर अगर हमने या फिर कोई अनेक सारे ऐसे व्याधि होते हैं जिसमें कुछ अलग ही प्रभाव हमें दिखाई देता है, तो वो विकृति विषम समवाय से होता है। तो परतंत्र व्याधि और विकृति विषम समवाय ये दोनों अलग अलग है। इसमें हमें हेतु समझ में आता है, लक्षण समझ में आता है और चिकित्सा भी समझ में आती है परतंत्र व्याधि में। लेकिन विकृति विषम समवाय में जो प्रभाव होता है वो हमें समझ में नहीं आता है, उसका जो कार्य कारण भाव है वो हमें समझ में नहीं आता है। ये विकृति विषम समवाय है। इसलिए उन्होंने ऐसे दिया है ऊपर भी, यहाँ पे जो हाँ, यतो विषम समवाये अपि उत्कृष्टस्य रसस्य दोषस्य च उत्कृष्टगुणाः अपकृष्टस्य च अपकृष्टगुणाः भवन्ति इति कृत्वा अवयव प्रभाव अनुमानेन एव समुदाय प्रभाव अनुमानं शक्यम। ये हमें नहीं लेना है। यहाँ सॉरी, अस्मिन् व्याख्याने रसानां दोषाणां य च उत्कृष्ट अपकृष्टतो विषम समवाय पृथक उच्यते स न युज्यते, वो यहाँ पे नहीं लेना है। ये विकृति विषम समवाय में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें उत्कृष्टता और अपकृष्टता समझ में आ रही है, उसका विषम समवाय हो गया है और इससे हमें अलग द्रव्य कुछ मिल रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो ये हमें नहीं लेना है। लेकिन हमें क्या लेना है? जहां पे हमें जो विकृति समवाय या फिर विषम समवाय समझ में ही नहीं आ रहा है, उसका जो एक साथ होना, मतलब अलग जो रस एक साथ हुए हैं उसका उसके जो गुण शरीर पे दिखाई दे रहे हैं या फिर द्रव्य में जो गुण दिखाई दे रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं।
तो वो विकृति विषम समवाय है। या फिर जो दोष एक साथ आए हैं उसके शरीर पर होने वाले प्रभाव, उससे होने वाला जो व्याधि है वो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसका प्रभाव है या फिर उसका विकृति विषम समवाय है। वहां पे हमें वो विकृति विषम समवाय से एक साथ आए हैं ऐसे हमें समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है यस्तु प्राकृत गुण उपमर्देन भवति स विकृति विषम समवायो अभिधीयते। विकृत्या हेतुभूतया विषमः प्रकृति अननुगुणः समवायो विकृति विषम समवायः। और एक व्याख्या दी है या फिर और एक निरुक्ति उसकी दी है, विकृत्या हेतुभूतया मतलब विकृत ऐसे हेतु हेतु के कारण, विकृत हेतु ये साधन लेते हुए, विकृत हेतु के कारण विषमः प्रकृति अननुगुणः और विषम प्रकृति से विषम प्रकृति होने के कारण, अन और विषम प्रकृति वो भी कैसे अननुगुण होने के कारण, अलग अलग प्रकृति और अलग अलग स्वरूप से एक साथ आने के कारण, प्रकृति अननुगुणः समवायः, ऐसा अगर समवाय हुआ तो उसे विकृति विषम समवाय हम कह सकते हैं। अत्र एव विकृति विषम समवाये नानात्मकत्वादि हेतुत्रयम् यथार्थम एव योजनीयम। यहाँ पे विकृति विषम समवाय में जो नानात्मकत्वादि हेतुत्रय है वो यथा विवृतम मतलब इसका विवरण यहाँ पे जो दिया है उसी प्रकार से हमें उसकी योजना देखनी चाहिए। यथा विवृतम जैसे यहाँ पे हमने उसका विवरण किया है वो उसी प्रकार वो सभी द्रव्यों में या फिर सभी व्याधियों में हमें देखना चाहिए। योजनीयम मतलब उसकी योजना उस प्रकार से हमें व्याधियों में देखनी चाहिए या फिर द्रव्यों में देखनी चाहिए। ये तु विकृति विषम समवायौ पृथक एव कुर्वन्ति विषम समवायस्य वैषम्य तारतम्येन अति बहु प्रपंचितत्वात् विषम अवयव गुण अनुमानं दुष्यकं कृत्वा तदपि द्रव्य विकार प्रभावेण व्यपदिशन्ति। ये तु मतलब ये द्रव्ये विकृति विषम समवायु पृथक एव कुर्वन्ति, जिस द्रव्य में विकृति विषम समवाय होने के कारण वो द्रव्य कुछ अलग करता है, पृथक एव कुर्वन्ति विषम समवायस्य वैषम्य तारतम्येन अति बहु प्रपंचितत्वात् विषम अवयव गुण अनुमानं दुष्यकं कृत्वा तदपि द्रव्य विकार प्रभावेण व्यपदिशन्ति। उसी को प्रभाव कहा जाता है ऐसे यहाँ पे लिखा है, या फिर द्रव्य विकार प्रभाव से उसका व्यपदेश किया जाता है, उसका उस पर आरोप किया जाता है कि ये प्रभाव है। विषम समवायस्य वैषम्य तारतम्येन अति बहु प्रपंचितत्वात् मतलब विषम समवाय होने के कारण उस वैषम्य के कारण या फिर विषम अवयव होने के कारण उसे और वो जानने में अशक्य होने के कारण दुष्शकन इति कृत्वा वो हम जान नहीं सकते, इसलिए वो उसका द्रव्य का प्रभाव है या फिर व्याधि का प्रभाव है ऐसे हम जान सकते हैं या फिर ऐसे हम मान सकते हैं। उसको मतलब उस द्रव्य का प्रभाव या फिर उस द्रव्य का उस व्याधि का वो प्रभाव है ऐसे हम कह सकते हैं। ऐसे उसे व्यपदेश किया जाता है। व्यपदेश करना मतलब फिर से आरोप करना। तो यहाँ पे चरकाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे दिया है कि प्रभाव इसका मतलब क्या है, जो जिसका वर्णन किसी भी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। ये पूरा वर्णन इस एक श्लोक में किया गया है। प्रभाव मतलब क्या, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग ये पढ़ते भी नहीं है।
तो चक्रपाणि दत्त ने उस पर वो ये बहुत बड़ी टीका लिखी है। और इसके कारण हमें समझ में आता है कि प्रभाव का कार्य कैसे होता है, प्रभाव क्यों कार्यकारी है, या फिर प्रभाव हमें किस लिए समझना चाहिए। ये हमें इस श्लोक के कारण हमें पूरा समझ में आता है। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो इसके बाद हम कुछ प्रभाव के द्रव्य अष्टांग हृदय से अगली बार हम जानेंगे, और फिर बाद में आगे यहाँ पे जो आगे के रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव, विकार प्रभाव क्या है, वो हम इसी अध्याय में आगे आगे जानते रहेंगे। तो रस विमान का ये जो अध्याय है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभाव के जो द्रव्य है वो प्रभाव वाले जो द्रव्य अष्टांग हृदय में मिलते हैं वो हम थोड़ा देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे। यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद। अरे कठीण आहे समजायला ते म्हणजे